जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं बिहार सब इंस्पेक्टर मतलब बिहार दरोगा के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस में। दोस्तों हम लोग बिहार एसआई के एमसीक्यूज करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो इम्पोर्टेंस है ही है, लेकिन आपका नौकरी से भी इम्पोर्टेंस है। दोस्तों हम इस पर अगर कोई भी परेशानी हो तो एक बात याद रखना दोस्तों कि कोई शिकायत नहीं ऐ जिंदगी तुमसे, तू गुमनाम कर या परेशान कर, मैं अपना काम करूँ तू अपना काम कर। इस बात से आप लोग एग्री करिएगा एंड स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रैक्टिस। तो फर्स्ट क्या है ना कि चरक किस वंश से संबंधित था। तो चरक कुषाण वंश से संबंधित था। तो चरक कुषाण वंश के शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक ने चरक संहिता की रचना की है जो आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध रचना है। कुषाण वंश की स्थापना कुजल कडफिसेस ने की थी। तो क्या क्वेश्चन पूछेगा कि कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो कुजल कडफिसेस ने। एंड चरक जो है ना कुषाण वंश से संबंधित है जो कनिष्क के राजवैद्य थे। एंड चरक ने चरक संहिता की रचना की है जो आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। एंड चीनी जनरल पान चाओ ने किस कुषाण शासक को हराया? तो कनिष्क को हराया था दोस्तों। तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था जिसे चीनी जनरल पान चाओ ने पराजित किया था। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत की परिषद की आयोजित किया गया था। कहाँ? तो कश्मीर में। एंड चीनी जनरल पान चाओ ने कनिष्क को हराया था, याद रखिएगा। एंड आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित है? तो कनिष्क का। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चरक कनिष्क से संबंधित था क्या है भाई। 116 111 हो गया। एंड हम लोग देखते हैं 112। तो कनिष्क राजा थे, किसका राजा थे कनिष्क के? तो कुषाण वंश का। मतलब समझ लो कितना क्वेश्चन घुमा रहा है। तो हम लोग क्या देखेंगे ना यहाँ पे कि कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। इसके साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर जो वर्तमान में पेशावर थी वहां थी। पेशावर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। एंड कनिष्क को कुषाण वंश का तीसरा शासक माना जाता है। तो कुषाण वंश का तीसरा शासक कनिष्क को माना जाता है। एंड कनिष्क की मुद्राओं पर भारतीय हिंदू यूनानी ईरानी तथा भारतीय देवी देवताओं का चित्र अंकन मिलता है जिससे उसकी धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की। तो याद रखना ना कि कनिष्क राजा थे कुषाण वंश के एंड तीसरे राजा थे कनिष्क के। एंड इसके साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर जो वर्तमान में पेशावर है वहां थी। एंड थोड़ा हम लोग चतुर्थ बौद्ध संगीति जो आयोजन हुआ था कनिष्क के काल में, हम लोग थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति 1783 ईस्वी में राजगिरी महाकश्यप अध्यक्ष थे। शासनकाल अजात शत्रु थे। एंड द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में मतलब 100 साल बाद वैशाली में आयोजित हुआ था। एंड सभा कामी जो है ना अध्यक्ष थे। एंड काला अशोक शासनकाल के मतलब काला अशोक के शासनकाल में फर्स्ट अजात शत्रु, सेकेंड काला अशोक, थर्ड अशोक, फोर्थ कनिष्क। एंड तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईस्वी में पाटलिपुत्र में मोगलिपुतुतिश अशोक के शासनकाल में इसका अध्यक्ष ये थे दोस्तों। तो नाम जो है ना चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडल वन वसुमित्र या अश्वघोष कनिष्क के शासन काल में हुआ था। याद क्या रखना है हमको ना कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन में आयोजित हुआ था प्रथम शताब्दी में। एंड अध्यक्ष थे अश्वघोष या वसुमित्र। वसुमित्र किसे कहते हैं दोस्तों पता है? कमेंट में बताना। एंड कनिष्क के शासनकाल में याद रखना कि शत्रु काला था इसलिए शोक करना पड़ा कनिष्क को। शत्रु काला था तो अजात शत्रु, काला अशोक, काला अशोक एंड फिर अशोक, फिर कनिष्क हो गया। महाकश्यप सबाकामी मोगली पत्तितीस मतलब तीसरा का नाम बहुत
उलझा टाइप का है। एंड वसुमित्र एंड अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो शाखाओं में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। हीनयान और महायान चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद दो भागों में बट गया था। एंड हम लोग देखते हैं कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कहाँ, तो कश्मीर में कुंडल वन में हुआ था। एंड इसकी अध्यक्षता कौन था, तो वसुमित्र। कश्मीर में होगा तो कश्मीर का मित्र शब्द बनना चाहता है, सब तो शब्द कश्मीर का मित्र बनना चाहता है तो वसुमित्र। एंड 115 कनिष्क की राजधानी कौन सी थी, बताओ भाई। कनिष्क की राजधानी पेशावर पुरुषपुर थी। तो कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। मथुरा कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एंड कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। इसके समय में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इस संगीत ने बौद्ध ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखी मतलब रखा है। तो याद रखना इसमें क्या है ना कि कनिष्क की राजधानी कौन सी थी, तो पुरुषपुर। एंड इसकी दूसरा राजधानी कहाँ थी, द्वितीय राजधानी तो मथुरा थी। एंड कनिष्क ने कश्मीर को भी जीत लिया था, वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। एंड इसके समय में ही कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में एंड कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। एंड हम लोग देखते हैं दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कितना 116 नंबर का 116 किधर है भाई। तो शक काल कब आरंभ हुआ बताओ। तो शक काल प्रारंभ 78 ईस्वी से होता है। इसका श्रेय कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क, मतलब सबसे प्रतापी कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन था, कनिष्क था। इसे शक संवत भी कहते हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। शक संवत, शक संवत, संवत भी कहते हैं। तो शक काल का प्रारंभ हुआ तो 78 ईस्वी में दोस्तों। और 117 भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया, तो भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद शक और हून आया। तो भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद शक एवं हून भारत आए। भारत पर ग्रीक आक्रमणकारियों के बाद जो है ना पहलव, शक और कुषाण पर भारत पर आक्रमण किया गया। भारत में पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में डेमेट्रियस ने आक्रमण किया। डेमेट्रियस को भारत में यूनानी राज्य का संस्थापक माना जाता है। एंड पहलव जो है ना शासकों में महानतम शासक गोंड फर्निस था। और भारत में कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कैडफिसिस हैं। और हुन आक्रमणकारियों में तोरमान, मिहिर कुलादि प्रमुख थे। तो क्या पूछा है क्वेश्चन कि भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन था, तो शक और हून था। शक और हून। एंड शक हून के बारे में थोड़ा जान लो क्या है ना कि हम लोग तो एक बार पढ़ लिए, लेकिन क्या क्या याद करने वाला चीज है ना कि कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कैडफिसिस था। कुजुल कैडफिसिस। एंड भारत में कुषाण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में डेमेट्रियस ने आक्रमण किया था। एंड डेमेट्रियस ने भारत में यूनानी राज्य का संस्थापक माना जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं गुप्त एंड पोस्ट गुप्ता एम्पायर, मतलब गुप्त एंड गुप्तोत्तर साम्राज्य। ओह माय गॉडनेस। तो दोस्तों साथियों क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो गुप्त एंड गुप्तोत्तर साम्राज्य। तो प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था, तो प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार जब हम लोग कल करवा रहे थे क्या बिहार एसआई का एआई प्रैक्टिस जो अपडेटेड वर्जन था, उसमें क्या था, ये प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था, तो हरिसेन था। तो प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार हरिसेन है। इसमें समुद्रगुप्त के अभियानों की उपलब्धि के रूप में अभिलेख किया गया है। वानभट्ट हर्षवर्धन की दरबारी कवि, मतलब वानभट्ट और हर्षवर्धन का दरबारी कवि था कौन, हरिसेन, जिसमें हर्षचरित की रचना की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना कौन है, तो हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति का रचना हरिसेन है। इसमें समुद्रगुप्त के अभियानों की उपलब्धि के रूप में उल्लेख किया गया है। वानभट्ट हर्षवर्धन जो है ना का दरबारी कवि था। वानभट्ट जो है ना वानभट्ट हर्षवर्धन का क्या था, तो दरबारी कवि था जिसने हर्षचरित की रचना की। एंड चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन आया था दोस्तों, बताओ, हेनसोंग आया था। तो
तो हेनसोंग आया था, क्या आया था? तो हम लोग थोड़ा पहले देखते हैं भाई थ्योरी। चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। इसने बौद्ध ग्रंथों की प्रमाणिक प्रतियों की तलाश में भारत की यात्रा की थी। हिनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में 7वीं सदी में भारत आया। उसने बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी पवित्र स्थलों का भ्रमण किया दोस्तों, एंड उपमहाद्वीप के पूर्व तथा पश्चिम से लगे इलाकों की यात्रा की थी। तो हम लोग क्या मानेंगे एग्जाम कि कौन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया चीन यात्री? तो फाहियान था, फाहियान, फाहियान। एंड राजपूत काल में निम्नलिखित में कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? तो क्या लगता है कौन आया होगा बताओ? तो राजपूत काल में कायस्थ नवीन जाति प्रमुखता में आई। इस जाति का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। इस जाति की उत्पत्ति गुप्त काल में बंगाल से मानी जाती है दोस्तों। तो राजपूत काल में निम्नलिखित में कौन सी नवीन जाति की प्रमुखता में आई थी? तो कायस्थ जाति। एंड प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। एंड इसको सोल्यूशन देखते हैं क्या है ना कि फहियान भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम चीनी भिक्षु यात्री और अनुवादक था, जिनका लक्ष्य क्या था ना कि बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करके उन्हें चीन ले जाना था। उसकी यात्रा के समय 402 ईस्वी में भारत में गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। एंड देखो कितना भाई सोचने वाली बात है कि भारत में गुप्त राजवंश चंद्रगुप्त द्वितीय की शासनकाल था, और एक मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो एक होता है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, और एक होता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, इनके शासनकाल में हिनसोंग आए थे, हिनसोंग। एंड चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आए थे? तो फाहियान आए थे। फाहियान एक चीनी भिक्षु थे और यात्री थे। इनका लक्ष्य क्या था? तो बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करके चीन ले जाना था 402 ईसा पूर्व में, ईस्वी में। एंड गुप्त राज की स्थापना किसने की? तो गुप्त राजवंश के संस्थापक श्री गुप्त था 240 से 280। जबकि इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। तो याद रखना क्या हम लोगों का है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था 240 से 80 तक, मतलब ये संस्थापक थे, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। जबकि इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। वह 310 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और लक्ष्मी राजकुमारी देवी से विवाह किया। इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। देखो दोस्तों, इसमें क्या क्या हम लोग याद रखने की चीज है। तो गुप्त राजवंश की स्थापना 310 में हुआ था। क्या लग रहा है दोस्तों? तो हम लोग इसमें ऑप्शन दिया 320, तो गुप्त राजवंश की स्थापना 320 में मारेंगे। एंड इसने लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। एंड महाराज धीराज की उपाधि धारण की। इसने गुप्त संवत की भी शुरुआत की 319 में। लेकिन कैसे भाई, इसमें डाउट लग रहा है भाई हमको। खैर आप लोग देखिएगा, नहीं तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक गुप्त शासक कुमार गुप्त था। यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित शिक्षा का विख्यात एवं प्रमुख केंद्र था। वर्तमान में इसके अवशेष दिखाई पड़ते हैं। यह विश्वविद्यालय जो है ना, बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन सॉन्ग ने यहाँ क्या किया? तो अध्ययन किया था। एक है फाहियान और एक हो हेन सॉन्ग, दो चीनी यात्री थे। तो हेन सॉन्ग ने अध्ययन किया था 7वीं शताब्दी में। एंड दोस्तों क्या है ना कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे ना भाई। तो कुमार गुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय को संस्थापक माना जाता है दोस्तों। एंड अवंती की राजधानी कहाँ थी प्राचीन राज्य में? तो प्राचीन राज्य में अवंती की राजधानी जानने के लिए हम लोग पहले
क्या पढ़ेंगे ना हम लोग, थोड़ा ये देखते हैं कि उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। यह राजा विक्रमादित्य के समय अवंती की राजधानी थी। महाकवि कालिदास उज्जैनी के प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, इसलिए कालिदास ने उज्जैनी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। तो क्या है इसका आंसर ना कि प्राचीन प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी, तो उज्जैन। एंड ये हमको लग रहा है ना बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है दोस्तों, तो एक बार रिवीजन कर लें फिर से एक बार इसको। उज्जैन भारत की क्या था, तो मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। यह राजा विक्रमादित्य के समय अवंती का क्या था, राजधानी था। एंड अवंती की राजधानी थी, लेकिन महाकवि कालिदास उज्जैनी के प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। मतलब विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे कौन, तो कालिदास, इसलिए कालिदास ने उज्जैनी के लिए एक अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन है दोस्तों, बताएगा कोई? तो आर्यभट्ट ना होगा, गणितज्ञ जीरो का खोज किए थे। तो हम लोग आर्यभट्ट जो है ना प्राचीन काल के सबसे महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। सर्वप्रथम उन्हीं ने पृथ्वी के आकार के बारे में बताया। उनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ 10 गीतिका आर्यभट्टियम है, जिसमें उनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टीय गणित और खगोल विज्ञान का संग्रह है। तो आर्यभट्ट। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? तो भाई ये तो हम लोग को देखना पड़ेगा दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ। तो हम लोग इसको थोड़ा देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, मतलब सॉरी मौर्य बार बार आ जा रहा है यार। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक था। मतलब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त शासक था। उसके समय में गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का विवरण हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति काव्य में मिलता है। अपनी विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका परिचय उसके सिक्कों तथा उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से प्राप्त होता है दोस्तों। उसके सिक्कों पर मुद्रित अप्रतिरथ व्याघ्र पराक्रमांक पराक्रमांक जैसे विशद उसके गौरवमय जीवन चरित्र का स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो चंद्रगुप्त याद रखना, क्या नाम मेन याद रखना भाई कि अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। एंड इसका पुत्र कौन था, तो समुद्रगुप्त। एंड गुप्त मतलब गुप्त का जो है ना किसने स्थापना किया था, तो श्रीगुप्त ने। एंड 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 विक्रम संवत, आहा, ये तो हम लोग किए ही हैं कि विक्रम संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय ने 57 ईसा पूर्व में किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के अनुकरण पर चांदी के सिक्के उत्तीर्ण करवाए। तो याद रखना क्या ना कि गुप्त शासक किसने, विक्रम संवत की, मतलब विक्रम संवत किस गुप्त शासक के ने आरंभ किया, तो याद रखना क्या, विक्रम संवत जो है ना इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय ने किए थे। महाराज धीराज की उपाधि अपनाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो महाराज धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने। महाराज धीराज चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों। थोड़ा इसको भी देख लो। गुप्त वंश के संस्थापक कौन, तो श्रीगुप्त थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। एंड कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी। अगर आप लिखना चाहते हैं दोस्तों तो आप लिख सकते हैं, यहाँ से नोट्स बना सकते हैं कि महाराज धीराज की उपाधि धारण अपनाने वाले प्रथम है दोस्तों साथियों, ये क्या रे, महाराज धीराज की उपाधि दोस्तों। तो क्या है ना, क्या है कि महाराज धीराज की उपाधि अपनाने वाले प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था। इसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। एंड दोस्तों कुमार गुप्त तो नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थे। एंड फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान भारत आए। तो दोस्तों हम लोग क्या याद रखना है ना, ये देखो यहाँ पे था ना कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने।
एंड महाराज धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने। एंड किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया दोस्तों। तो हुनों के आक्रमण के बाद जो है ना, जो कि स्कंद गुप्त के उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए और हुन आक्रमणकारियों का मुकाबला नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त अतिरिक्त क्या था ना, गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या था? तो प्रशासनिक कमजोरियां थी, प्रांत पत्नियों के विशेषाधिकार, आर्थिक कारण, उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव था और सामंतों का विद्रोह था। एंड 130 किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो विक्रमादित्य हो गया वो चंद्रगुप्त द्वितीय को। एंड विक्रम धीराज जो है ना, क्या विक्रम धीराज है भाई, क्या है यार, क्या है? महाराज धीराज जो है ना, ना 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 हाँ, तो महाराज धीराज जो है ना, महाराज धीराज हो गया वो चंद्रगुप्त प्रथम एंड विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि धारण की थी, द्वितीय उपाधि धारण की दोस्तों। एंड 131 गुप्त काल के प्रसिद्ध प्रतिज्ञ थे तो आर्यभट्ट। एंड 131 132 देखते हैं, हर्ष ने अपनी राजधानी जो है ना वो कहाँ बनाया था? तो हर्ष ने थानेश्वर से कनौज, हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था, पता है कहाँ? हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने आर्यावर्त पर शासन किया। शशांक को पराजित करने के बाद हर्षवर्धन ने थानेश्वर से कनौज अपनी राजधानी जो है ना चेंज किया। इसने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद 3 ग्रंथों की रचना की है। हर्ष बौद्ध धर्म का महायान शाखा का संरक्षक थे दोस्तों। तो हर्षवर्धन के बारे में इतना चीज जाने ना, तो क्या जानना है ना कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय चीनी पर्यटक भारत आया था, वो कौन था? तो फयान की तरह हेन सांग भी बौद्ध भिक्षु था। 630 जो है ना ईस्वी में भारत आया और 643 ईस्वी तक रहा। हेन सांग ने गंधार, कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, कहाँ है दोस्तों? नेपाल में ना है, बनारस, गया, कुशीनगर की यात्रा की थी, लेकिन भारत में उसका सबसे महत्वपूर्ण समय कनौज में बीता। तब वहां का शासक हर्षवर्धन था। उसने हर्षवर्धन को शिलादित्य और वैश्य जाति का बताया। हेनसोंग की प्रसिद्ध का कारण उसका सी की ग्रंथ है। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। हेनसोंग के अनुसार उस वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। फहयान 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त के काल में भारत आया था। एंड तो हेनसोंग ना है यार, हाँ। गुप्त काल के प्रसिद्ध, तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ था? तो कन्नौज। एंड अब आते हैं थोड़ा चालुक्य वंश, दक्षिण भारतीय राजवंश। हम लोग ऊपर देखे उत्तरी भारतीय राजवंश, अब थोड़ा देखते हैं नीचे। एंड इसमें कितना क्वेश्चन है भाई? तो ज्यादा नहीं है, इसके बाद तो मिडाया स्टार्ट होगा। तो कुछ क्वेश्चन है, पहले हम लोग फास्ट करते हैं। दक्षिण भारत ना, तो क्या है ना कि रथ पैगोड़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? रथ पैगोड़ा का निर्माण जो है वो पल्लव वंश ने करवाया था। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है। यह एक शिला पर स्थित मंदिर है जो एक पत्थर को काटकर बनाया गया है। इस मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर विरासत स्थल में शामिल किया। कौन मंदिर है भाई बताओ तो? कौन मंदिर नाम किया है? महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो ना पल्लव वंश ने निर्माण करवाया है। रथ पैगोड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो पल्लव वंश ने। एंड तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण जो है ना चोल शासक राज प्रथम ने करवाया दोस्तों। तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने करवाया था। एंड हम लोग गंगैकोट चोलपुरम का निर्माण करता कौन है? राजेंद्र प्रथम है।
एंड ये एग्जाम में पूछा है दोस्तों। एंड तो हम लोग क्यों ना थोड़ा गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण किसने करवाया? तो राजेंद्र प्रथम ने। गंगईकोंड एंड प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या रहा? तो प्रशासन के क्षेत्र में जो है ना, पहले ये देखो क्या है। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? एक संगठित स्थानीय स्वशासन थी। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों को पेरू नंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरू नंदरन कहा जाता है। लेखों में कुछ उत्तराधिकारियों को उड़न कुटम कहा गया है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत का मंडलम कहा जाता है तथा मंडलम कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। छोड़ो ना ये सब भाई, याद रखना क्या था ना कि चोल वंश में एक क्या था ना कि एक संगठित स्थानीय प्रशासन स्वस्थानीय शासन था। एंड बताओ इतना कौन देखेगा भाई? निम्नलिखित में किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम रखा था? तो राजेंद्र प्रथम ने रखा था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक जो था वो दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो थोड़ा ये देख लो राजधानी। वर्धन का कनौज, वर्धन तो कनौज, राष्ट्रकूट मान्यखेत, पल्लव कांची, चालुक्य बतापी। चालुक्य है चालू है ना भाई, वो ताप बढ़ेगा, क्या होगा? वह तापी। चालू क्या रहता है? ताप, टेम्परेचर। एंड तो तापी हो गया। एंड पल्लव कांची मतलब पल्लव को काट दो, पल्लव जो होता है ना उसको काट दो कांची से कांची। दोस्तों साथियों, हम लोग चालुक्य पे थे। चालुक्य बताफी, पल्लव कांची, राष्ट्रकूट मान्यखेत, वर्धन कनौज एंड सीमावर्ती राजवंश वोडीलैंड डायनेस्टीज। क्या है भाई? सीमावर्ती राजवंश के बारे में जानते हैं। तो कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में किस इतिहास से था? तो बताओ क्या भाई, किससे होगा बताओ? तो कारकोट राजवंश का जो कश्मीर का एक राजवंश था कारकोट, इसकी स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था ललितादित्य मुक्ताफिड था। इस वंश ने कश्मीर पर 598 में इतना तक शासन किया, 85 तक भाई। तो क्या था? जम्मू कश्मीर कारकोट वंश का। एंड एक ही क्वेश्चन है, इसको बेस्ट देख लो भाई, एग्जाम में आ सकता है भाई से। तो कारकोट राजवंश कश्मीर का एक राजवंश था दोस्तों। इसकी स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था। इस वंश का प्रतापी शासक ललितादित्य मुक्ताफिड था दोस्तों। इस वंश ने कश्मीर पर 598 ईस्वी से 855 ईस्वी तक शासन। एंड दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्राचीन कालीन स्थापत्य कला जो है ना, एंड चित्रकला संगीत कला दोस्तों। तो एलिफेंटा का चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से राष्ट्रकूट वंश का ही तो है दोस्तों। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर राष्ट्रकूट से संबंधित है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। मुंबई शहर में पौराणिक देवताओं की अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए विख्यात है। इन मूर्तियों में त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। वर्ष 1987 में एलिफेंटा की गुफा को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। तो राष्ट्रकूट वंश जो है ना, राष्ट्रकूट। अजंता की गुफाएं कहाँ है? अजंता की गुफाएं एंड एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में है। तो अजंता की गुफाएं जो है ना, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास वाघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला मतलब पश्चिमी घाटी में राकट गुफाओं में एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। अजंता की गुफाओं में 30 प्रसिद्ध जो है ना बौद्ध गुफाएं हैं, जबकि एलोरा में 34 गुफाओं का समूह है, जिनमें 17 हिंदू है, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित है। 30 हो गया अजंता की गुफाएं में एंड 34 जो गुफा है ना एलोरा की गुफाएं हैं। तो कहाँ है? औरंगाबाद में।
एंड गंधार कला मिश्रण क्या है ना, तो गंधार कला मिश्रण जो है ना मूर्ति कलाओं और भारतीय ईरानी शैलियों का गंधार कला मिश्रण थी मूर्ति कलाओं की भारतीय और ईरानी शैलियों की। एंड हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इधर राजपूत वंश। तो अनिमेष लोचन चैतन्य तीर्थ विहार किस जिले में स्थित है, तो गया में है। तो अनिमेष लोचन चैतन्य तीर्थ विहार भगवान बुद्ध के ज्ञानोदय प्रक्रिया से जुड़े प्रमुख स्थानों में से एक है, जिसका अर्थ है खुली आंखें। यह बिहार गया जिले में है। माना जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञानोदय के दूसरे सप्ताह को बिताया था। 7 दिनों तक बिना पलक झपकाए बोधि वृक्ष को देखते रहे। गया में है। एंड राजपूत वंश। राजा भोज निम्नलिखित में किस राजवंश के संबंधित थे दोस्तों, तो परमार। राजा भोज ना नौमन तेल होगी ना राधा नाचेगी, तो राजा भोज परमार वो राजवंश का था। तो राजा भोज परमार वंशीय एक प्रतापी शासक थे। इस वंश के संस्थापक उपेंद्र राज अथवा कृष्णराज था भाई, उपेंद्र राज अथवा कृष्णराज। प्रारंभ में इस राजवंश की जो राजधानी थी उज्जैन थी। कालांतर में इसकी जो है ना धार में राजधानी जो है ना स्थानांतरित कर दिया गया था। एंड परमार वंश का 8वां राजा वाकपति मुंज और वाकपति मुंज का भतीजा भोज सबसे प्रतापी राजा था। तो परमार राजा भोज परमार वंश का एक प्रतापी शासक था। एंड इसकी जो राजधानी था उज्जैन थी। कालांतर में राजधानी धार स्थानांतरित कर दिया गया था। परमार वंश का 8वां राजा वाकपति मुंज और वाकपति मुंज का भतीजा भोज सबसे प्रतापी राजा था। एंड थोड़ा विविध देखते हैं दोस्तों प्राचीन काल के। तो ड्रैकोन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है, तो ग्रीस यूनान के सभ्यता से। तो ड्रैकोन कानून जो है ना यूनान के सभ्यता ग्रीस की सभ्यता से संबंधित है। एंड क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संदर्भ क्या है, तो मेसोपोटामिया लेखन से है। क्यूनिफॉर्म जो है ना वर्ड मेसोपोटामिया के लेखन से है। एंड दोस्तों नाउ तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से मिडाइवल हिस्ट्री चलेंगे दोस्तों। एंड मिडाइवल हिस्ट्री का उसमें कितना क्वेश्चन है पहले आज हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों साथियों एंड विजयनगर भक्ति मिडाइवल भाईजान शेरशाह। एंड देखो दोस्तों सिख धर्म आ गया भाई। मध्यकालीन विविध मतलब जो है ना दोस्तों टोटल जो क्वेश्चन है अब मॉडर्न स्टार्ट होता है। तो हम लोग का 149 आज किए हैं। एंड 243 क्वेश्चन टोटल करना है एशियंट एंड मिडाइवल। तो 149 हो गया है। एंड इसको 150 मानते हैं। तो हम लोगों को दोस्तों टोटल 90 क्वेश्चन आउट करना है। तो हम लोग कल टोटल मतलब अगर डिस्क्राइब करें तो 100 क्वेश्चन कल करेंगे। मतलब टोटल मिडाइवल जो होगा ना कल मिडाइवल हिस्ट्री वो कल एंड करेंगे। एंड बने रहिएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट सेक्शन का उपयोग करें। जय हिंद दोस्तों।